हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे एंड अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर बात करें, आज एक नए चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम देखने वाले हैं एंटी टर्माइट्स के बारे में। आप लोग जानते हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें कि घरों में जैसे वुडन की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए जितनी भी चीज़ों का मतलब ये है, जैसे विंडो हो गया, इसके अलावा हमारी डोर हो गई, इसके अलावा डाइनिंग टेबल वगैरह, चेयर्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लकड़ी की होती हैं। खासकर अगर हम बात करें तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि अगर जैसे ही अंधेरा वगैरह रहता है या अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर्स वगैरह आ जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे क्या लग जानते हैं, वहाँ पे दीमक लगना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? तो उस दीमक को ऐसा नहीं है कि केवल हमारे वो कुछ ही भागों को नष्ट करते हैं, बल्कि वो अगर लंबे टाइम तक अगर रह जाए ना दीमक, दीमक को बेटा अगर एक बार लग गया बिल्डिंग में या किसी भी वस्तु में, कोई भी सामान वगैरह में ना, तो उसको फिर हम अच्छे तरीके से ना उसको ट्रीटमेंट करना बड़ी इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसीलिए हम इस पार्टिकुलर चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 12 में, हम यहाँ पे एंटी टर्माइट्स मेजरमेंट्स के बारे में बात करेंगे, मेजर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो हमारी टर्माइट्स होती हैं, उससे हम, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो हमारा सरफेस हो, चाहे वो हमारे डिफरेंट टाइप्स के क्या हो बेटा, बिल्डिंग के कंपोनेंट हो, किसी भी कंपोनेंट में या कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट में अगर दीमक लगती है तो डेफिनेटली हमारे लिए वो क्या होगा, एक चैलेंजिंग होगा और मटेरियल को क्या करेगा, वो बर्बाद तो करेगा ही दीमक। तो उसी के बारे में यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में अगर बात करें या प्रीवियस चैप्टर की बात करें, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 में बहुत ही अच्छे तरीके से सरफेस प्लास्टरिंग के बारे में, मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें चैप्टर नेम की, तो जिसमें हम लोगों ने सरफेस फिनिशिंग्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हर एक पॉइंट्स को। बेटा जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं स्टार्टिंग में एक बात बोलना चाहूँगा कि आपको जितना पढ़ाया जा रहा है ना, आप प्रीवियस 10 साल, 12 साल, 15 साल के क्वेश्चन निकाल के देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन उस इस पर्टिकुलर सेशन से, इस लेक्चर से बाहर नहीं गया है। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं बेटा कि एक भी टॉपिक, ठीक है ना, जो टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं आया, मतलब आया ही नहीं है एग्जाम में, उसको भी यहाँ पे बात किया जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा स्पीड में कर देते हैं हम, ताकि वो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। इसलिए बेटा ट्रस्ट मी, आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ना, अगर आप ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आपको सिलेबस की टेंशन नहीं करनी है, आपको एग्जाम की टेंशन नहीं करनी है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का टेंशन करना है कि हमें लेक्चर जितने भी हो रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से आप क्या करें, तैयार करें। डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है ना, डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। चलिए, तो चैप्टर 12 जो हमारा है बेटा, एंटी टर्माइट्स मेजर्स, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सिलेबस का। बेटा ये बहुत ही छोटा सिलेबस है, बहुत ही छोटा है। इससे क्वेश्चंस बेटा प्रीवियस ईयर में शायद एक दो क्वेश्चन बने हैं, बस एक दो क्वेश्चंस ही बने हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बने हैं। फिर भी इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो देखिए, एंटी टर्माइट्स मेजर्स एज पर IS 6313, ठीक है ना, क्लॉज 1/3 के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो एंटी टर्माइट्स ट्रीटमेंट टू फाउंडेशन। देखिए, फाउंडेशन न्यू वगैरह में हम टर्माइट्स ना लगे, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, फाउंडे मैसनरी के बारे में, मैसनरी यानी चिनाई के बारे में, RCC, फ्लोर हो गया, जंक्शन ऑफ वॉल हो गए एंड फ्लोर हो गए बेटा। यहाँ पे हम क्या उपाय करेंगे कि हमारे घरों में क्या है बेटा, कि टर्माइट्स वगैरह ना आए। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वुडन, ठीक है, ज्वेलरी ज्वेलरी, और फिर ट्रीटमेंट टू एग्जस्टिंग बिल्डिंग। इसके बारे में बेटा यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे ये जो हमारा सिलेबस डिजाइन किया गया बेटा, इसमें हम देखना है कि सारे, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो हमारा क्या हो बेटा, वॉल हो, प्लास्टर्स हो, फाउंडेशंस हो, ठीक है ना, जहाँ पे जो ज्वाइंट्स है वॉल की, वहाँ पे हमारे दीमक ना लगे, उसके लिए हमें कुछ एंटी टर्माइट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। और पहले उनके मेथड के बारे में समझेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिगर से कि होता क्या है दीमक। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा बेटा, आप लोगों ने घरों में इस तरीके से ये जो किया करा धरा है, ठीक है ना, दीमकों के द्वारा, घुनों के द्वारा आप देख सकते हैं। क्या ये आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है? देखा हुआ है, हर किसी ने देखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं
कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, जो हमारे जंगले होते हैं, जो हमारे फ्रेम होते हैं वुडन के, सबको क्या करते हैं, ये कुछ ही टाइम में बेटा बिल्कुल घून में बदल देते हैं, इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसी के बारे में तो हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब देखिए, आपको बेटा जान के हैरानी होगी कि वर्ल्ड वाइड अगर विश्व में बात करें तो बेटा केवल सिर्फ टर्माइट्स यानी दीमक के ही अगर बात करें तो 2300 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। 2300, 2300, जिसमें भारत में अगर बात करें बेटा तो टर्माइट्स की लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं। 100 अलग अलग टाइप्स की क्या होते हैं बेटा, दीमक होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जो हमारे घरों में दिखते हैं केवल एक ही होते हैं, लगभग 2300 प्रकार की होते हैं वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में लगभग 100 टाइप्स के पाए जाते हैं बेटा। अगर हम बात करें दीमक की, सबसे पहले बात करते हैं दीमक की। समझते हैं बेटा दीमक। सबसे पहले दीमक के बारे में बात करेंगे, क्या है दीमक। अगर बेटा यहां पे बात करें दीमक की, तो आप जानते हैं कि दीमक क्या है, अभी आप लोगों ने देखा होगा तो उससे समझ गए होंगे कि दीमक छोटे कीट होते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीजें, कीट होते हैं जो लकड़ी और लकड़ी से बनी वस्तुओं को खाकर पाउडर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है बेटा, दीमक आमतौर पर मृत पौधों की सामग्री और सेल्यूलोज पर भोजन करते हैं। अधिकतर ये लकड़ी, पत्तियों का ढेर, जहां पे पत्तियों का ढेर होता है, मिट्टी होती है, जानवर के जो गोबर होते हैं, वहां पे क्या ये रहते हैं। भारत में दीमक की लगभग 200 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं बेटा, लगभग 200 टाइप्स की। ठीक है ना, 100 नहीं 200। तो यानी 200 टाइप्स की तो केवल भारत में पाई जाती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बेटा ये 2300 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो समझ गए होंगे आप कि दीमक क्या है, कीट होते हैं जो नॉर्मली लकड़ियों के ऊपर क्या होते हैं बेटा, ये लकड़ियों के ऊपर पाए जाते हैं और ये खाकर उसको पाउडर के फॉर्म में बदल देते हैं। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे क्या है, दीमक है, छोटे छोटे कीट होते हैं, ये हमारे लकड़ियों को खा के क्या करते हैं, पाउडर के फॉर्म में बदल देते हैं। चलिए, अब देखिए इफेक्ट ऑफ टर्माइट्स। अब टर्माइट्स के कुप्रभाव के बारे में समझना है। क्या पढ़ना है, कीटों के कुप्रभाव। कुप्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, दीमक, घुन तथा कीटों के प्रकोप से भवनों की चौखट, लिंटेल्स, क्योंकि बेटा लिंटेल्स भी तो लकड़ी के यूज होते हैं। ठीक है, लिंटेल्स, बीम, पर्दा, दीवारें, पार्टीशन वॉल, फर्नीचर, प्लास्टिक, चमड़ा, रबड़ की बनी वस्तुएं, पुस्तकें आदि नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है बेटा, बहुत ही आप लोगों ने देखा होगा, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो न समझ में आया हो बेटा। आप लोग जानते हैं कि सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। दीमक लकड़ी को भोजन के रूप में ग्रहण करके, ध्यान देंगे, दीमक लकड़ी को भोजन की रूप में उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और इसको पाउडर में बदल देते हैं, वो उसका भोजन है बेटा। ठीक है, दीमक को वह घुन के लग जाने पर इसको पूर्ण रूप से नष्ट करना होता है। ठीक है, यह भवन तथा इसमें रखी वस्तुओं को खाकर इनको पूर्णतः नष्ट कर देती हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सुपरविजन अच्छे तरीके से नहीं किया कि घरों में कहाँ पे चौकी में क्या हो रहा है, कहाँ टेबल पे क्या हो रहा है, जो लकड़ी की है या जो दरवाजे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, पूरे तरीके से खा के आपको क्या करेंगे बेटा, नष्ट कर देंगे, पाउडर के फॉर्म में बदल देंगे। चलिए, दीमक उष्ण नम वायु में अधिक तेजी से बढ़ती है। उष्ण नम वायु का मतलब क्या है बेटा, जहां पे भी लकड़ी में, स्पेशली स्पेशली लकड़ी में जहां पे भी अगर मॉइस्चर रहेगा बेटा, थोड़ा सा भी घर के अंदर, ऐसी रूम जहां पे बिल्कुल क्या है बेटा, बिल्कुल बंद है, अंधेरा रहता है, वहां पे मॉइस्चर ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है ना बेटा, एज कंपेयर टू जहां पे ओपन होगा हमारा, ठीक है ना, रूम, तो वहां पे क्या होगा कि दीमक लगेंगे और दीमक क्या करेंगे बेटा, धीरे 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 मॉइस्चर जैसे पाए अगर लकड़ी में, तो वहां पे दीमक लगना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। दीमक, घुन आदि कीट असंख्य में कॉलोनी बनाकर रहते हैं। बेटा आप लोगों ने देखा होगा, कॉलोनी का मतलब क्या, एकदम झुंड झुंड रहते हैं, जहां रहते हैं एकदम झुंड में रहते हैं, बढ़िया दबदबा बना के रहते हैं। ठीक है, दीमक भवनों में चढ़ते अथवा
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए मिट्टी की सुरंग या गलियारे बना लेती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, ये सुरंगें बना लेती हैं जमीन के अंदर अंदर, ठीक है, पता ही नहीं चलता। या फिर इसके क्या करती हैं, ये गलियारे बना लेती हैं, फिर वहां से धीरे 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 क्या करती हैं, कब कहां से चली जाती हैं पता ही नहीं चलता। दीमक, घून आदि क्या होते हैं बेटा, दीमक, घून आदि कीटे के दुष्प्रभाव से भवन तथा इसमें स्थापित जो वस्तु है ये को बचाने के लिए भवन से कीटनाशक उपचार करना आवश्यक होता है। देखिए कीटनाशक उपचार बहुत ही जरूरी है, यानी यहाँ पे टर्माइट ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप जानते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग्स है उसमें कुछ इस तरीके का नजर आने वाला है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि घर को जब आप बनाते हैं तो उसमें जितने भी वुडन वाली चीज है उसको आप एंटी टर्माइट्स बनाइए। नहीं बनाएंगे तो भुगतेंगे और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ एंटी टर्माइट्स बेटा, बहुत सारे एंटी टर्माइट्स मार्केट में आते हैं जिसके बारे में आज ही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से एंटी टर्माइट्स होते हैं कि जिसको अगर हम लकड़ी के ऊपर लेप लगा दें तो उससे हमारे क्या होंगे बेटा, दीमक नहीं लगेंगे। इस बात को भी समझना चाहिए। चलिए इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं बेटा। ड्यू टू द अटैक ऑफ टर्माइट्स, माइट्स क्या होते हैं बेटा, एंड इंसेक्ट्स जो होते हैं बिल्डिंग फ्रेम में, लिंटल में, कर्टेन्स में, कर्टेन वॉल में बेटा, और फर्नीचर हो गया, प्लास्टिक हो गया, लेदर हो गया बेटा, इन सभी में क्या होते हैं, रबर आइटम्स, बुक्स ईटीसी आर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं बाय कंज्यूमिंग वुड एज फूड। ये क्या करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं किस तरीके से, फूड के रूप में, टर्माइट्स, एंड कन्वर्ट इट इनटू पाउडर। वंस टर्माइट्स एंड माइट्स आर इन्फेक्टेड, देखिए अगर एक बार ये क्या होते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं तो इट हैज टू बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग बाय ईटिंग इट, खा के नष्ट कर देंगे। ठीक है, एंड द मैनी थिंग्स केप्ट इन इट, जो उसके अंदर रखा गया है घर के अंदर उसको भी ये बर्बाद कर देंगे। टर्माइट्स ग्रो मोर रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट एयर, इट थ्राइव्स इन डैम्पनेस एंड डार्कनेस। अगर जहां पे सीलन वगैरह है या फिर जहां पे अंधेरा वगैरह रूम में है वहां पे ये ज्यादा देखने को मिलते हैं, पनपते हैं। टर्माइट्स बेटा एंड माइट्स ईटीसी इंसेक्ट्स लिव इन इनुमरेबल कॉलोनीज में रहते हैं, अभी हमने बताया झुंड में रहते हैं। टू क्लाइंब इनटू बिल्डिंग और मोर और मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे मूव होने के लिए टर्माइट्स टनल को बनाते हैं या कॉरिडोर्स को बना के चलते हैं ये। ठीक है बेटा, सॉइल में इंस्टॉल कर लेते हैं और ये बहुत शॉर्ट टाइम में क्या करते हैं, बिल्डिंग्स के सभी कंपोनेंट्स पे, पार्ट्स पे पहुंच जाते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारी टर्माइट्स है वो मॉइस्चर में ही ज़्यादा आती हैं, यानी घर के अंदर जितनी भी हमारी, चाहे वो वुडन की फ्रेम हो, चाहे वो विंडो की हो, चाहे वो डोर की हो, चाहे और भी जो हमारे फर्नीचर वगैरह हैं उसमें मॉइस्चर्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भवनों में सक्रिय कीट दो प्रकार के होते हैं। देखिए भवनों में ना जो कीट होते हैं बेटा, अगर हम टर्माइट्स की बात करें, दीमक की, देखिए दो ही टाइप्स की ज्यादा बात होती है, एक घुन की बात होती है और एक किसकी बात होती है, दीमक की बात होती है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि गेहूं में घुन लग गया, एक घुन हो गया। लकड़ी वगैरह में कहते हैं ना दीमक लग गया, पाउडर के फॉर्म में बदल देते हैं। तो दो टाइप्स के बारे में आप लोगों ने ज्यादा सुना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसकी, घुन की। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा, घुन की। ठीक है, यहां पे घुन की सबसे पहले बात करने वाले हैं। यह उष्ण नम स्थानों में लकड़ी के अवयवों में उत्पन्न हो जाती है। कहां पे, यह उष्ण नम वाले जहां पे मॉइस्चर्स होती है, ऐसी लकड़ी के कंपोनेंट में, अवयवों में ये उत्पन्न होती है क्या, घुन। और कॉलोनी बनाकर, अभी पीछे हम लोगों ने देखा कॉलोनी बनाकर पनपती हैं। इनका भूमि की मृदा से कोई संपर्क नहीं होता बेटा, ये सॉइल से इसका कोई संपर्क नहीं होता, किसका, घून का। इस बात को ध्यान रखेंगे कि सॉइल से घून का कोई लेना देना नहीं है। यह लकड़ी की चौखटों तथा फर्नीचर के अंदर अपने ठिकाने स्थापित कर लेती हैं
और धीरे धीरे उसको खा जाती हैं। यह खाद्य पदार्थों में भी उत्पन्न होकर उन्हें खा जाती हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि गेहूं में घन लग गया या घून लग गया। ठीक है बेटा, गेहूं में घून लग गई है। यह एक सर्वविदित कथन है। मतलब सबसे ज्यादा क्या है, कहा जाता है कि गेहूं में घून लग गया। तो घून क्या है ना बेटा, कि बेसिकली क्या होते हैं, घून जो है ये सॉइल्स में नहीं लगते, ये हमारे क्या होते हैं, वुडन में लगते हैं। लेकिन जो हमारा टर्माइट्स होता है बेटा, वो क्या होते हैं, दीमक, वो दोनों में लग सकते हैं। वो सॉइल्स में भी लग सकते हैं और कहाँ पे लग सकते हैं, हमारे वुडन में भी लग सकते हैं, यानी लकड़ी में भी। चलिए इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं बेटा कि माइट्स की अगर बात करें तो इट ग्रोज करते हैं बेटा इन वुडन पार्ट्स इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस एंड ग्रो इन फॉर्मिंग कॉलोनीज, कॉलोनीज के रूप में फॉर्म होते हैं। दे हैव नो कॉन्टेक्ट विथ द सॉइल, इनका कॉन्टेक्ट क्या होता है, सॉइल के साथ नहीं होता है। ऑफ द लैंड इट इस्टेब्लिश्ड या इट शेल्टर बना के रहती हैं, कहाँ, इनसाइड वुडन, वुडन के अंदर शेल्टर बना के ये रहती हैं, फ्रेम एंड फर्नीचर एंड स्लोली, धीरे धीरे उनको क्या करती हैं, ये ईट कर लेती हैं, खा जाती हैं। इट आल्सो ग्रो इन फूड आइटम, फूड आइटम में भी ये ग्रो करती हैं या रहती हैं। एंड कंज्यूम देम, और उसको खाती हैं, जैसे गेहूं चावल वगैरह में लग जाती है। ठीक है, चलिए अब बात आती है, दो टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे। दूसरा हम किसकी बात करेंगे, दीमक की, दीमक यानी टर्माइट्स की। देखिए दीमक की उत्पत्ति तथा बढ़ोतरी नमदार मृदा में भी संभव है। कहाँ पे, मॉइस्चर्ड अगर सॉइल है तो वहां पे भी लग सकते हैं, लकड़ी में तो लगेंगे ही, ठीक है। तथा सदा भूमि के संपर्क में रहती हैं। भोजन की खोज में जो मनुष्य, जैसे काष्ठ या झाड़ियों की सूखी जो जड़ें होती हैं, सूखी जड़ें होती हैं या घरों वगैरह में भी होती हैं, यह अन्य मटेरियल या वस्तुओं के सहारे मिट्टी की सुरंगें या गलियारा बनाकर ऊपर चढ़ती हैं। ठीक है, ये भी किसकी तरह, घून की तरह ही चालाक है। ये क्या करेंगे, मिट्टी की सुरंगें बनाएंगे और बेटा गलियारे बनाकर क्या करती हैं, ऊपर चढ़ जाती हैं और भवन के विभिन्न भागों तक पहुंच जाती हैं, घर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाती हैं। यह लकड़ी को खाकर उसमें भी मार्ग बना लेती हैं। लकड़ी आप लोगों ने देखा होगा कि लकड़ी को खाती है ना, तो उसमें भी क्या करती है, स्पेस जगह बना लेती हैं, अंदर ही अंदर कहाँ से कहाँ निकल रही पता नहीं चलता। तो ये क्या होती है, सुरंग बना लेती हैं, ठीक है ना बेटा। तो यह मार्ग बना लेती हैं। दीमक फर्श के क्षतिग्रस्त जोड़ों से, मिट्टी चिनाई की दीवारों से, भूमिगत जो पानी होती है बेटा, और नल पाइपों से अथवा बिजली की फिटिंग का सहारा लेकर भूमि से भवनों के अंदर प्रवेश करती हैं और संरचना में एक बार घुस जाने पर इसको पूर्णतः नष्ट करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए देखिए दीमक हो चाहे घुन हो, इसके जितने भी ट्रीटमेंट हैं, ठीक है ना, ऐसा काम करो कि घर में दीमक और घुन क्या है बेटा, ना लगे। अगर एक बार लग गई तो फिर बाद में आप मार्केट से जितने भी एंटी टर्माइट्स लाते रहो, कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं वो छुपे रहते हैं और वो क्या करेंगे, धीरे 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 फिर ग्रो करेंगे और फिर अपने क्या है, कॉलोनीज को बना लेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप क्या करिए, कि आप सबसे पहले जब घर में यूज करते हैं, लकड़ी वगैरह वुडन वगैरह लाते हैं, तो आज आप उसको एंटी टर्माइट से लेप कर दीजिए पूरा अच्छे तरीके से, ताकि दीमक और घुन ना लगे। देखिए टर्माइट्स, द ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ टर्माइट्स इज पॉसिबल, इज क्या है, पॉसिबल है इन मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल में यानी जहां पे नमी सॉइल में। एंड क्या होते हैं बेटा, इट ऑलवेज रिमेन्स इन कांटेक्ट विथ द ग्राउंड, ये हमेशा ग्राउंड के कांटेक्ट में रहते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, यानी ये खोज में क्या है बेटा, भोजन की खोज में हमेशा रहते हैं, सर्च करते रहते हैं। विच इज मेनली वुडन, क्या है इनका भोजन, वुडन है या फिर ड्राई रूट्स, ठीक है ना, रूट्स है ऑफ बसेस। इट क्लाइंब करती है बेटा, चढ़ती हैं विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, एंड अदर मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मेकिंग द टनल्स एंड कॉरिडोर्स बनाती हैं इन द सॉइल, इन द सॉइल एंड रीचेस, पहुंच जाती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट में पहुंच जाती हैं और उसको
खाना स्टार्ट कर देती हैं भोजन के रूप में, ठीक है ना। एंड इट्स द वुड, वुड को खाने लगती हैं। एंड मेक्स अ पाथ इन इट आल्सो, और उसमें क्या करती है, रास्ता बना लेती हैं, ठीक है, जिसको हम सुरंग कह रहे हैं। टर्माइट्स इंटर द बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड थ्रू डैमेज्ड जॉइंट ऑफ द फ्लोर थ्रूली मड मैसनरी वॉल, जहां पे मिट्टी की मैसनरी वॉल होती है, थ्रू अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू, या फिर टैप्स, पाइप जो होते हैं उसके उसके द्वारा, या फिर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के द्वारा। वंस इनसाइड द स्ट्रक्चर इट इज डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय देन कंप्लीटली। देखिए अगर एक बार घुस गया तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाए टर्माइट्स को, तो इस बात का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, इसीलिए किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, दीमक से भवनों की सुरक्षा के उपाय, ठीक है। अब यहां पे बात हो रही है बेटा किसकी, दीमक से भवनों की सुरक्षा की उपाय, एंटी टर्माइट्स मेथड। कौन कौन से मेथड हैं, देखिए अभी तक हम लोगों ने यहां पे बात किया बेटा, देखिए सबसे पहले किसके बारे में बात किए, दीमक के बारे में, क्या होती है, फिर दीमक कैसा दिखने में होता है बात किए, फिर इसके इफेक्ट के बारे में, अगर ये बिल्डिंग में आता है, डिफरेंट टाइप्स के बिल्डिंग के कंपोनेंट में आता है तो किस तरीके का इफेक्ट होगा, फिर हम लोगों ने इंग्लिश वर्जन देखा, फिर हम लोगों ने देखा भवनों में सक्रिय कीट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, पहला घुन, दूसरा दीमक, ठीक है, पहला घुन फिर दीमक के बारे में बात किया। इसके बाद भवन, दीमक में दीमक से यानी टर्माइट्स से भवनों की सुरक्षा के उपाय, एंटी टर्माइट्स मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या, ये भी बेटा प्रीवियस ईयर का सवाल ही है, दीमक से आप भवन की सुरक्षा को उपाय कौन कौन सा करेंगे कि हमारे भवन में दीमक ना लगे, यही तो करना है। देखिए बेटा एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि आपके बिल्डिंग्स में, आपके भवन में दीमक ना लगे, इसके लिए आप कौन कौन से सेफ्टी का उपाय करने वाले हैं, यानी सुरक्षा के कौन कौन से उपाय करने वाले, कौन कौन से पैरामीटर को कंसीडर करने वाले हैं, तो आप क्या बताएंगे, आप ये कहेंगे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले तथा निर्माण काल में विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, ठीक है। दीमक निर्माण कार्य शुरू करने से तथा निर्माण कार्य में विशेष सावधानियां बरतने पर दीमक व घुन से भवन की सुरक्षा की जा सकती है। ध्यान से समझेंगे बेटा, हमने क्या कहा, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले और निर्माण कार्य में विशेष सावधानियां, निर्माण काल में डिफरेंट टाइप्स की स्पेशल सावधानियां अगर हम बरतेंगे तो दीमक व घुन क्या होंगे बेटा, हमारे बिल्डिंग में नहीं लगेंगे, इससे भवन की सुरक्षा की जा सकती है, इससे भवन की सुरक्षा की जा सकती है। भवन पर दीमक का आक्रमण रोकने के लिए, भवन पर टर्माइट्स का आक्रमण, अटैक को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्यतः नींव की मृदा तथा यानी जो फाउंडेशन है उसकी सॉइल तथा आसपास की भूमि का कीटनाशक, देखिए फाउंडेशंस की जो सॉइल है और फाउंडेशंस के आसपास की जो सॉइल है वहां पे हम क्या करते हैं, कीटनाशक घोल द्वारा उपचार किया जाता है, यानी जो फाउंडेशंस होते हैं उसमें और उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, कीटनाशक को घोल को फेंक देते हैं, ठीक है। दीमक नाशक उपचारों का विवरण निम्नलिखित है, कौन कौन सा है देख लेते हैं। देखिए एक बार इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। बाय टेकिंग स्पेशल प्रिकॉशन बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्टिंग करने से पहले स्पेशल प्रिकॉशंस को अगर हम करेंगे, एंड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, और कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान, तो द बिल्डिंग कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम टर्माइट्स एंड माइट्स, यानी दीमक और घुन से इसको बचाया जा सकता है। टू प्रिवेंट टर्माइट अटैक ऑन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में अगर टर्माइट्स को अटैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू प्रिवेंट करने के लिए टर्माइट्स अटैक ऑन द बिल्डिंग, मेनली किसके लिए, द सॉइल ऑफ द फाउंडेशन, फाउंडेशंस की सॉइल के लिए ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे स्पेशली किसकी बात हो रही है कि न्यू में और न्यू के आसपास की जो सॉइल है उसमें हम कीटनाशक का घोल बनाते हैं, मार्केट से लाके घोल बनाए, और जो फाउंडेशन है और उसके आसपास की जो सॉइल है उस घोल को छिड़क देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा
कि टर्माइट्स वगैरह और माइट्स नहीं लगेंगे हमारे, ठीक है। द फाउंडेशन एंड द सराउंडिंग लैंड इज ट्रीटेड विथ इंसेक्टाइड सॉल्यूशन। इससे क्या होगा बेटा, अभी हम लोगों ने बताया कि इससे क्या होगा कि जो हमारे दीमक है, चाहे वो हमारे क्या है घून है, वो हमारे बिल्डिंग्स में अब नहीं आएंगे, क्योंकि हम इसी का क्या कर रहे हैं, एंटी टर्माइट्स मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे स्थल उपचार की, स्थल उपचार सबसे पहला, देखिए इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के निम्नलिखित प्रोसीजर्स का प्रयोग करते हैं, यानी अभी हमने बताया ना कि निम्नलिखित उपाय को करेंगे, ठीक है। दीमक नाशक उपचारों का विवरण निम्न प्रकार है। पहला अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले हम स्थल उपचार करते हैं, मतलब यहाँ पे जो हमारा साइट है उसका हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, जो साइट है, ठीक है ना। साइट का मतलब क्या है कि हमने कहा कि निर्माण स्थल से पेड़ों के सूखे तने, जहाँ पे निर्माण स्थल है, जो निर्माण कंस्ट्रक्शन प्लेस है जहाँ पे हम घर को बनाने वाले हैं, वहाँ से जितने भी सूखे तने हैं, ठूठे हैं, जड़ें हैं, झाड़ियाँ हैं, सड़े गले क्या है बेटा पदार्थ हैं, निकाल कर उसको क्या किया जाता है, भूमि को अच्छी प्रकार से साफ कर देना चाहिए। यानी अगर ये सारे रहेंगे बेटा, तो ये भी कारण किसके बनते हैं, दीमक के और घुन के बन सकते हैं, ठीक है। तो निर्माण स्तर से इसको निकालने के बाद अच्छी तरीके से भूमि को साफ कर देना चाहिए। यदि दीमक तथा अन्य कीटों के ठिकाने नजर आए, अगर दीमक या फिर अन्य जो ठिकाने हैं दीमक या घुन के अगर नजर आता है, तो उस भाग की मृदा को खोदकर निकाल देना चाहिए। तो उस पार्ट्स का क्या है, जो सॉइल है उसको बाहर निकाल दो, उसको बाहर निकाल के फेंको, और उसको स्क्रू बार यानी सब्बल से क्या करो, वहां पे थोड़ा सा गड्ढा बनाओ, ठीक है ना, सुराख करके, ठीक है ना, सुराख का मतलब क्या है, वहां पे थोड़ा गड्ढा करो, ठीक है ना, और उसमें कीटनाशक घोल डाल देना चाहिए, और उसमें कीटनाशक जो घोल है उसको लाओ और उसको घोल करके वहां पे डाल दो, ठीक है। दीवारों की नींव का स्थान छोड़कर, दीवारों की जो नींव का स्थान है उसको छोड़कर शेष भूमि पर सब्बल से 10 से 20 व्यास के 5 से 10 सेंटीमीटर गहरे और 15 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर सुराख करके उसमें कीटनाशक घोल 2 लीटर प्रति मीटर गहराई पर हम क्या करते हैं बेटा, डालते देते हैं। इससे क्या होगा कि जो घोल है बेटा, इसको हम क्या करते हैं, कोई मशीन वगैरह या कोई ऐसे पदार्थ से जो कंप्रेस्ड करके भी हम क्या करते हैं, घोल को स्प्रे कर सकते हैं। यह घोल संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड एयर प्रेशर द्वारा सुराखों में भी भेजा जा सकता है। तो पहला क्या उपाय है, पहला यही उपाय है कि जो साइट है हमारी, उस पे अगर कोई पेड़ पौधे हैं, कोई वहां पे ठूठी है, कोई लकड़ी है, वहां पे पत्ता वगैरह है, उसको पहले सरफेस को साफ करो। सरफेस साफ हो जाए उसके बाद क्या है कि अगर सॉइल में, अगर मिट्टी में अगर हमें दीमक वगैरह दिखाई देते हैं, घुन वगैरह दिखाई देते हैं, तो उसको क्या करो, उस सॉइल्स को, उस एरिया के सॉइल्स को निकाल के एक्सावेट करके बाहर फेंको। बाहर फेंकने के बाद उस क्षेत्रफल में जो हमारा फाउंडेशंस होगा उसके आसपास वाले क्षेत्र पे थोड़ा सा क्या करो, सुरंग बनाओ, ठीक है ना। वहां पे क्या है, सब्बल के द्वारा खनो, और जो खनोगे वो कितना खनोगे, यहाँ पे हमने बताया कि 10 से 20 डाया के, 10 से 20 डाया का, 5 से 10 सेंटीमीटर गहरा और 15 से 30 सेंटीमीटर की दूरी दूरी पर सुराख बनाओ, और कीटनाशक को लाओ और उसको पानी में घोल के उसका सॉल्यूशंस बनाओ, ठीक है ना। और सॉल्यूशन बनाने के बाद उस गड्ढे में डालते चले जाओ। इससे क्या होगा कि हमारी जो सॉइल्स है उससे दीमक क्या होगी, हमारे बिल्डिंग में नहीं आएंगे। ये बेस्ट पहला उपाय था, ठीक है ना, साइट का। ये हमने देखा स्थल उपचार। देखिए बेटा, साइट ट्रीटमेंट, अगर हम बात करें इंग्लिश वर्जन की, द लैंड शुड बी थ्रोली क्लीन्ड बाई रिमूविंग ड्राई ट्री ट्रंक्स। इसके बाद स्टम्प्स हो गए बेटा, रोड्स हो गए, बसेस हो गए, डिकेइंग मैटर जो नष्ट हो गए हैं, इसको फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट से हटाया जाता है। इफ नेट्स ऑफ टर्माइट्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर सीन दिखाई देते हैं, तो देन द सॉइल इन दैट एरिया, ध्यान देंगे बेटा, दैट एरिया शुड बी डग आउट और अ होल शुड बी मेड विथ अ स्क्रू बार यानी सब्बल से।
उसको इस सॉइल को बाहर निकालो और शफल से वहां पे क्या करो, वहां पे एक होल को बनाओ एंड इंसेक्टिसाइड्स शुड बी डिजोल्व इन इट, और उसमें डिजोल्व करो, लिविंग द फाउंडेशन ऑफ द वॉल, ठीक है ना, जो फाउंडेशन जो होगी वॉल की उसको छोड़ के होल ऑफ, देखिए 5 से 10 सेंटीमीटर डेप्थ की एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 टू 30 सेंटीमीटर और 10 से 20 क्या है बेटा डायमीटर पर आपको क्या करना पड़ेगा, हमें होल्स को बनाना पड़ेगा और उसमें सॉल्यूशंस जो हमारी हैं टर्माइट्स हैं उसको लाइए, एंटी टर्माइट्स को घोल बनाइए और उस जो सुरंग हम बनाए हैं उसमें डालिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अपने जो भवन है, जो फाउंडेशंस के थ्रू हमारे कीटनाशक क्या थे, पनप रहे थे, जो हमारे बिल्डिंग में आ सकते थे, तो पहला उपाय ये करना चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा साइट ट्रीटमेंट पहला उपाय। अब देखिए दूसरा है नींव उपचार। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दूसरा कौन सा उपचार है, नींव उपचार। नींव उपचार का मतलब क्या है, फाउंडेशन ट्रीटमेंट क्या होते हैं। देखिए हमने कहा कि जो नींव के गड्ढे की तली, नींव के गड्ढे की जो तली होगी ना बेटा, उस जो बेड होगा और उसके साइड में 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक 5 लीटर प्रति स्क्वायर मीटर, कितना ध्यान से समझेंगे बेटा, हमने क्या कहा कि नींव के गड्ढे की जो तली होगी, देखिए आप जानते हैं ना इस तरीके से हमारा क्या होता है, नींव होता है, तो इसमें जो नींव के गड्ढे की जो ये बेड होगी और ये साइड में 30 सेंटीमीटर की हाइट तक 5 लीटर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल, कितना 5 लीटर प्रति स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल की हम क्या करते हैं, दर से कीटनाशक घोल का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, हमने कहा कि दर से कीटनाशक घोल का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, पेस्टिसाइड सॉल्यूशन शुड बी स्प्रेड एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया अप टू अ हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर हाइट, और बॉटम पूरा कंसीडर करो, मतलब ये पूरा इसमें क्या है टर्माइट्स लगा दो और 30 सेंटीमीटर हाइट तक जो फाउंडेशन है यहां तक क्या करो टर्माइट्स को लगा दो, और किस रेट में लगाओ, हर एक 5 लीटर प्रति स्क्वायर मीटर जो हमारा क्षेत्रफल है इसके हिसाब से लगाते जाओ, कीटनाशक की घोल को छिड़कते चले जाओ। ठीक है, चलिए अब आता है बेटा भराव की मिट्टी का उपचार। जो भराव, देखिए आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे जगह पे जब हम फाउंडेशंस बनाते हैं, फाउंडेशंस के वॉल को खड़ा करते हैं, उसके बाद सॉइल्स को वहां पे क्या करते हैं, एक्सावेट कहीं करके ट्रांसपोर्ट करके वहां पे हम क्या करते हैं बेटा, अपने जो ग्राउंड सरफेस है उसको हम बनाते हैं, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल करते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कि अगर नींव तथा फर्शों के नीचे, नींव तथा फर्श के नीचे भराव की मिट्टी में 15 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर सुराख करके यानी होल करके, ठीक है, उसमें 5 लीटर प्रति मीटर स्क्वायर की गहराई की दर से कीटनाशक घोल भी भर देना चाहिए। इससे भी टर्माइट्स क्या होते हैं हमारे बिल्डिंग्स में नहीं आ पाते। कहने का सेंस क्या है कि हर 15 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सुराख बनाओ और उस सुराख में 5 लीटर प्रति मीटर स्क्वायर की गहराई की दर से हमें कीटनाशक को क्या करो वहां पे छिड़को, कीटनाशक घोल को भर देना चाहिए। होल शुड बी मेड इन द फिल सॉइल अंडर द फाउंडेशंस एंड फ्लोर क्या है बेटा एट द डिस्टेंस ऑफ, ये जो हमारी 15 से 30 सेंटीमीटर है इतने डिस्टेंस पे हमें क्या करना चाहिए, सुराख बनाएंगे और उसमें पेस्टिसाइड करना है सॉल्यूशंस को, शुड बी फिल्ड एट द रेट ऑफ, किस रेट से करना है बेटा, 5 लीटर पर मीटर ऑफ डेप्थ, 5 मीटर, ध्यान देंगे 5 लीटर पर मीटर ऑफ डेप्थ के हिसाब से इतने इतने डिस्टेंस पे हम क्या करते चले जाते हैं, जो कीटनाशक की सॉल्यूशंस होती है उसको हम गिराते चले जाते हैं, छिड़कते जाते हैं। अब देखिए अगला आता है फर्श तथा प्लिंथ उपचार। अब देखिए सबसे पहले हम फाउंडेशंस की बात कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने सॉइल जो फिलिंग होती है उसको कैसे करेंगे, अब हम पहुंच चुके हैं कहां पे, फर्श और प्लिंथ पे। अब देखिए फर्श और प्लिंथ पे भी हमें अगर बात करें तो वहां से भी सीलन हमारी
बिल्डिंग्स में आ सकती है। और सबका अगर हम बात करें सीधे सीधे बात की, तो चाहे दीमक दीमक अगर बात करें टर्माइट्स की, तो वो उस क्या है, कैसे पनपता है, सॉइल से। सॉइल हमारे लिए क्या है बेटा, सॉइल्स में मॉइस्चर होते हैं, तो सॉइल से हो गया। अब सॉइल से हमारे जो क्या है कि चाहे वो प्लिंथ हो, चाहे वो क्या हो बेटा हमारा फ्लोर हो, उससे भी मॉइस्चर्स हमारे वॉल वगैरह में भी आ सकते हैं, या सीलन की अगर संभावना हुई तो वहां पे भी तो टर्माइट्स लगेंगे। तो हम इसमें भी क्या करने वाले हैं कि सामान्यतः सीमेंट कंक्रीट के फर्श पर दीमक आदि के आक्रमण से प्रभावित नहीं होते। देखिए सीमेंट कंक्रीट से कोई दिक्कत नहीं है, आप जो फर्श बना रहे हैं सीमेंट कंक्रीट से, इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, परंतु इनके जोड़ों का उचित उपचार करना आवश्यक है। जो जोड़ होते हैं, जो फर्श के आपस में जोड़ होते हैं, उसका उपचार करना बहुत आवश्यक होता है। प्रसार जोड़ों को भरने से पहले, जो एक्सपेंशन जो हमारी ज्वाइंट्स है उसको भरने से पहले इसमें कीटनाशक घोल अच्छी तरह से भर देना चाहिए। जो हमारी क्या होते हैं बेटा, क्रैक्स होते हैं, जो उसको क्या किया जाता है, उस जोड़ को अच्छी तरीके से कीटनाशक के जो घोल हैं इससे अगर हम भर देंगे, अथवा जोड़ों में शीशे भर दीजिए, या फिर धातु की पट्टी स्ट्रिप्स का प्रयोग करके भी कीटों को फर्श पर जाने से रोका जा सकता है। ठीक है। कुर्सी तल पर प्लिंथ लेवल पर बेटा दीवार की पूरी चौड़ाई पर सीमेंट कंक्रीट की मोटी परत लगाने से दीमक का भूमि से दीवार के भीतर से होकर ऊपर चढ़ना रुक जाता है। कंक्रीट की परत के ऊपर तथा नीचे कीटनाशक का घोल अगर हम यूज करते हैं, छिड़काव कर देना चाहिए, और या अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बिटुमिन को डाल दीजिए। अल्टीमेटली क्या है कि जो आपको सीमेंट कंक्रीट का हमारा फर्श है उससे दीमक नहीं आएंगे, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पे जोड़ होंगे, जहां पे जॉइंट्स होंगे, वहां पे हमें अगर कीटनाशक डाल देना चाहिए, ये हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि अगर शीशे का अगर वहां पे टुकड़ा वगैरह जोड़ देते हैं, ठीक है ना, जोड़ों में शीशा या फिर धातु की स्ट्रिप वगैरह भी यूज कर देते हैं, तो इससे भी क्या होता है, कीटों को फर्श पर जाने से रोका जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फर्श तथा प्लिंथ पर उपचार। फ्लोर एंड प्लिंथ ट्रीटमेंट। देखिए बेटा जनरली सीमेंट कंक्रीट क्या होते हैं, फ्लोर आर नॉट अफेक्टेड बाय द अटैक ऑफ, ये नहीं अटैक होते हैं, अटैक ऑफ किसके अटैक द्वारा, टर्माइट्स के द्वारा, ईटीसी। बट इट इज नेसेसरी होता है टू ट्रीट दियर ज्वाइंट प्रॉपरली। क्या है कि लेकिन ये जरूरी है कि आप उसको ट्रीट करें अच्छे तरीके से, जॉइंट्स को प्रॉपरली, बिफोर फिलिंग द एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट्स को फिलिंग करने से पहले हमें क्या है, दे शुड बी थ्रूली फिल्ड विथ, क्या किसके द्वारा भरा जाएगा, इंसेक्टाइज, ठीक है ना, इंसेक्टाइज, ठीक है ना, यानी इसको हम कीटनाशक सॉल्यूशंस के द्वारा भरा जाएगा। इंसेक्ट्स कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द फ्लोर बाय यूजिंग ग्लास एंड मेटल स्ट्रिप। मेटल स्ट्रिप और ग्लास के द्वारा भी हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अप्लाइंग अ थिक लेयर ऑफ सीमेंट कंक्रीट ऑन द इंटायर विड्थ ऑफ द वॉल एट द प्लिंथ लेवल प्रिवेंट्स टर्माइट्स फ्रॉम क्लाइंबिंग अप फ्रॉम ग्राउंड थ्रूली द वॉल। फिर हमने बताया था कि पेस्टिसाइड्स सॉल्यूशन शुड बी स्प्रेड एबव, ऊपर, और नीचे क्या किया जाता है, बिलो द कंक्रीट लेयर, अ लेयर ऑफ बिटुमिन शुड बी अप्लाइड। या फिर हम क्या करो कि टर्माइट्स को यूज कर लो, या फिर बिटुमिन का लेयर को वहां पे हम लेप लगा सकते हैं, बिछा सकते हैं। तो ये सारे के सारे बेटा हम लोग उपाय करके क्या करते हैं, ये सारे के सारे उपाय हो रहे हैं कि हमारे किसी भी कंपोनेंट में, बिल्डिंग के किसी भी कंपोनेंट में किसी भी हाल में दीमक और घुन नहीं लगना चाहिए। सिंपल सी बात है। देखिए अब बात करते हैं किसकी, अब देखिए बात करते हैं किसकी, यहां पे बात करते हैं लकड़ी की चौखट तथा अन्य फिटिंग का उपचार। अब देखिए अभी हम लोगों ने फिगर में ही देखा था कि बेसिकली जो सबसे ज्यादा प्रभाव हम लोगों को देखने को मिला वो कहां पे देखने को मिला था, देखिए लोग लकड़ी के चौखट वगैरह पे, जो विंडो के चौखट वगैरह हैं, फ्रेमिंग है, वहीं पे तो ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है इस तरीके से बेटा, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अल्टीमेटली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी,
यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के टर्माइट्स की बात करने वाले हैं। चलिए, लकड़ी की चौखट तथा अन्य फिटिंग का उपचार। लकड़ी की चौखट का जो भाग चिनाई के संपर्क में आता है, बेटा लकड़ी आप देखते हैं ना कि चिनाई में भी तो अटैच रहता है ना स्ट्रेंथ के लिए, तो ये क्या है कि लकड़ी का वो भाग जो चिनाई के साथ क्या होते हैं बेटा, जुड़े रहते हैं या संपर्क में आते हैं अथवा चिनाई से दबा दिया जाता है, उस पर दीमक रोधक घोल या गर्म कोलतार का लेप लगा देना चाहिए। नहीं लगाएंगे तो दीमक वहां पे लगने वाले हैं। बिजली की फिटिंग तथा स्विच बोर्डों की जो पीछे जो बिजली और क्या होते हैं बेटा, जो बोर्ड होते हैं उसके पीछे वाले भाग पे भी क्या किया जाता है, वहां पे भी हमें लगा देना चाहिए कीटनाशक का घोल का लेप लगा देना चाहिए। इससे भी दीमक क्या होंगे बेटा, रुक जाएंगे। द पार्ट ऑफ द वुडन फ्रेम, ध्यान देंगे बेटा, द पार्ट ऑफ वुडन फ्रेम दैट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ masonry or it is built in the masonry, it should be coated with anti termites। एंटी टर्माइट से सॉल्यूशन से ये कोटेड होने चाहिए, या फिर बेटा हॉट कोल्ड तार से क्या करो, उससे भी लेप कर सकते हैं। द बैक ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग, देखिए बेटा इलेक्ट्रिकल की जो फिटिंग होती है, स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं, उसके पीछे भी हमें क्या करना चाहिए, एंटी टर्माइट्स का, ठीक है, यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स क्या होने चाहिए, सॉल्यूशंस का लेप कर देना चाहिए। ठीक है ना, वहां पे भी क्या होते हैं बेटा, दीमक लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए दीमक ग्रस्त भवनों का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ टर्माइट्स इफेक्टेड बिल्डिंग। अब जहां पे टर्माइट्स लग चुकी है, अभी तक सारा का सारा उपाय किसके लिए कर रहे थे कि अभी कुछ हुआ नहीं है बिल्डिंग में, पहले ही उपाय सारे के सारे कर लो। अब यहाँ पे है कि अब बिल्डिंग में लग चुकी है, क्या लग चुकी है, दीमक लग चुकी है। ठीक है, अभी तक लगी नहीं थी, अभी तक तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्या कर रहे थे, ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे। अब हमारे पास जो कंडीशंस है वो क्या है कि अब बिल्डिंग में दीमक लग चुकी है, अब बताओ कैसे होगा। देखिए भवन के एक बार दीमक ग्रस्त हो जाने पर इसकी निवारण करना कठिन होता है। पहले भी पढ़े कि अगर एक बार बिल्डिंग में दीमक लग गए तो बेटा उसको बाहर निकालना, दीमक को बाहर निकालना इतना आसान नहीं होगा। चलिए, अगर इतना आसान नहीं होगा तो विशेष सावधानी रखने पर ही इसकी उत्पत्ति को, इसकी जो उत्पत्ति हो रही है इसको कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। और क्षतिग्रस्त वस्तुओं को पूर्णतः रूप से नष्ट होने से बचाया जा सकता है। पूर्णतः डिस्ट्रॉय होगा इससे बढ़िया इसको थोड़ा सा बचा सकते हैं, लेकिन हम 100% क्या कर सकते हैं, उसको उत्पत्ति को कम नहीं कर सकते। भवन से दीपक को नष्ट करने के लिए, दीमक को नष्ट करने के लिए, ठीक है, दीमक को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं, अगर लग गए हैं दीमक तो कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। पहला, लकड़ी की चौखटें, सरदल धरन, पल्ले फिटिंग, जल व मल पाइपों का विशेष तौर से उन भागों का जो चिनाई में दबाए जाते हैं ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए। मतलब ये क्या है कि पहला ही इंस्पेक्शन करो, जितने भी जहां जहां से पानी वाले मॉइस्चर्स वाले प्लेसेस हैं या फिर जितने भी वुडन वाले चीजें हैं सबका इंस्पेक्शन करो, उसका निरीक्षण करते रहो। हर 2-3 दिन 4 दिन पे निरीक्षण करते रहो कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। कहीं थोड़ा सा भी दीमक लगे तो हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है ना, कीटों के ठिकाने तथा ऊपर चढ़ने की गैलरियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। गैलरी वगैरह कहीं अगर दिख गई कि अच्छा इन दीमक ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना, अगर आंख से दिखाई दे दिया तो उसको क्या करना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए, प्लिंथ के चारों ओर भूमि से 10 से 20 mm पे, ध्यान से समझेंगे बेटा क्या कह रहे हैं, प्लिंथ के चारों ओर ग्राउंड लेवल पे 10 से 20 mm व्यास के 50 सेंटीमीटर गहरे और 15 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर के स्पेसिंग पे, अंतराल पे बेटा सुराख करके उनमें 5 से 10 लीटर प्रति वर्ग मीटर ऊर्ध्व क्षेत्रफल यानी वर्टिकल क्षेत्रफल की दर से कीटनाशक घोल भर दें। इससे समीपवर्ती भूमि से दीपक जो दीमक है,
ठीक है ना, दीमक टर्माइट्स है वो भवन में आने से रुक सकता है। सबसे बेसिक अगर बेटा बात करें, अभी तक जितना हम लोगों ने बात किया, सब में एक चीज कॉमन आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि सब में सर आप बता रहे हैं कि एक सुराख बनाओ और उसमें इस जो आईएस कोड ने रिकमेंडेड किया है, ध्यान से समझेंगे बेटा एक चीज, आपको स्किप नहीं होना चाहिए ये चीज। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए 5 से 10 लीटर कहां से आ गया, ये कौन गाइड कर रहा है हमें, हमें कौन गाइड कर रहा है, ये गाइड कर रहा है, हमें गाइड कौन कर रहा है, ये गाइड कर रहा है, ये आईएस कोड गाइड कर रहा है हमें कि जो हम बोल रहे हैं उसको फॉलो करो। ठीक है, अराउंड द प्लिंथ, ठीक है बेटा, मेक होल इन द ग्राउंड ऑफ 10 से 20 डायमीटर का और 50 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, इंटरवल कितना रखेंगे, 15 से 30 सेंटीमीटर का, और उसमें क्या होते हैं, पेस्टिसाइड सॉल्यूशंस को भर देते हैं 5 से 10 लीटर पर स्क्वायर मीटर के रेट पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, हम यहाँ पे उपाय कर सकते हैं। इसके बाद आता है एंटी टर्माइट्स सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब देखिए अभी तक जितने भी हम लोगों ने बात किया, अभी तक अगर बात करें स्पेशली, तो हम लोगों ने जितना भी बात किया वो डिफरेंट टाइप्स के, किसकी बात किया, टर्माइट्स का। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने टर्माइट्स के बारे में बात की, एंटी टर्माइट्स के बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे, यानी कीटनाशक के जो घोल हैं बेटा, ठीक है ना, इसको कैसे तैयार किया जाएगा और कौन कौन से एंटी टर्माइट्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, किस किस नाम से, इसको भी हमें जानना पड़ेगा। कीटनाशक घोल, एंटी टर्माइट सॉल्यूशन, दीमक व कीटों के नाश के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाता है, केमिकल्स का प्रयोग करते हैं बेटा, इसीलिए हमने पहले बताया कि उसको सॉल्यूशन लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, उसको पानी मिला के थोड़ा सा या फिर जैसा भी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन जो उसमें लिखा रहता है डिब्बे में, आज के टाइम में हर एक चीज जैसे भी यूज करना होता है, चाहे वो मैगी हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है ना, उस पर लिखा रहता है, चाहे प्लास्टर हो चाहे कुछ भी हो, पीओपी वगैरह भी लाते हैं, उस पर इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, प्रयोग विधि भी लिखी जाती है, तो उसी को फॉलो करते हुए क्या करते हैं बेटा, ये केमिकल का प्रयोग किया जाता है, पानी में उचित मात्रा में यह केमिकल मिलाया जाता है, अभी हमने बताया पानी में मिलाया जाता है, इस इमल्सन को मिलाया जाता है और स्प्रे द्वारा नींव की मृदा तथा भवन के अन्य भागों पर डाला जाता है, रासायनिक घोल मृदा के कणों में घुस जाते हैं और भूमि तथा संरचना के मध्य एक रासायनिक क्या होते हैं बेटा, आवरण बना देते हैं, एक केमिकल बैरियर की तरह काम करते हैं, और क्लोरीनेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, यह क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये सब सॉइल जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, ये केमिकल्स हैं बेटा सारे। केमिकल आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय टर्माइट्स एंड इंसेक्ट्स। इमल्सन आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दीज केमिकल्स इन वाटर इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में मिलाया जाता है, which are poured on the foundation soil and other parts of the building through a sprayer। स्प्रेयर के द्वारा क्या करते हैं बेटा, छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है, केमिकल सॉल्यूशन पेनिट्रेट द सॉइल पार्टिकल होते हैं बेटा एंड एक्ट एज अ केमिकल बैरियर बिटवीन द सॉइल एंड द स्ट्रक्चर। ये दोनों के बीच में कैसे होते हैं, एक बैरियर की तरह होते हैं। फिर हमने बताया कि दीज आर क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड आर इनसॉल्युबल होते हैं सॉइल वाटर में। ठीक है, देखिए यहां पे बात करें बेटा तो एंटी टर्माइट्स, कुछ हमारे पास क्या होते हैं बेटा, एंटी टर्माइट्स होते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहां पे कि हमारे पास कुछ एंटी टर्माइट्स होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, उनको हम ला के अपने बिल्डिंग्स के डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें यहां पे बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं यहां पे कि डाइएल्ड्रिन 0.5%, एल्ड्रिन, ठीक है, हेप्टाक्लोर, क्लोरडेंस, डीडीटी, बीएचसी। ठीक है बेटा, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, अगर सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे बात करें तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि फाउंडेशंस के लिए, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि फाउंडेशंस के लिए एल्ड्रेक्स 30 का प्रयोग भी लाभप्रद होता है। देखिए बेटा, ये सारे के सारे क्या है, एंटी टर्माइट्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर ये क्या है, देखिए सारे के सारे ये जितना भी आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे क्या है, एंटी टर्माइट्स होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, एंटी टर्माइट्स है, जिसको हम डिफरेंट टाइप्स के, जैसे
अलग अलग जगह पे जहाँ पे टर्माइट्स के लगने के चांसेस होते हैं, दीमक लगने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन, इसका हम क्या करते हैं, घोल को तैयार करके स्प्रे कर देते हैं, छिड़क देते हैं, तो वहाँ पे दीमक लगने की चांसेस खत्म हो जाते हैं। या दीमक लगे होते हैं तो वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, और हमारा क्या होता है, इस तरीके से हम सेफ्टी को प्रोवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की देखा कि टर्माइट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि टर्माइट्स क्या होते हैं, एंटी टर्माइट्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये बिल्डिंग को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद इसको हम कैसे डिफरेंट टाइप्स के, जैसे सबसॉइल था, जैसे बात करें लकड़ी हो गया, इसके बाद प्लिंथ था, फ्लोर था, इसके बाद हमारा क्या था बेटा, फाउंडेशंस था, न्यू था। इससे हम कैसे हटाएंगे दीमक को, इसके बारे में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे उपाय के बारे में बात किया। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लेक्चर्स में एंजॉय किया होगा और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें बेटा सीखने को मिली होगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग, ठीक है ना, स्टार्ट्स करेंगे कुछ और टॉपिक्स को एक अच्छे वे में, और फिर से एक बार रिकैप भी कर लेंगे बेटा कि हम लोगों ने क्या देखा हुआ था लास्ट लेक्चर्स में। तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए आपको डेफिनेटली यहाँ पे एंजॉय हो रहा होगा। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।